चीज को लेकर है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या क्या आपको पढ़ चुके हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? हम आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करके बताए थे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का लास्ट क्लास में। 3 अलग-अलग बॉल था जो कि अलग-अलग डायरेक्शन में फेंका रहा था। हम लोग बात कर रहे थे कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का ये पता करना था। वो एक पार्ट हो गया और पोजीशन एंड शिफ्टिंग हम लोग ऑलरेडी करके रखे हैं। और एक पार्ट था जो कि हम आपको कल बताए थे कि वो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। जिसमें फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम और m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। इस इक्वेशन के आधार पर कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग का निकल के आने वाला है। तो इस पार्ट के बारे में हम आपको बोले थे कि हम लोग वो बाद में चर्चा करेंगे। और ये दो पार्ट है जो मेनली हम लोग कवर कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो आज जो है वो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन में दो क्वेश्चन और करके रिवाइज करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड देन वी विल सी अबाउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के बारे में। मतलब लंबा कोई ऑब्जेक्ट अगर हो तो हम लोग किस प्रकार से इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नाउ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम आपको के लिए इफेक्ट सवाल क्विक रिवीजन के लिए, अगर मान लीजिए कि हम लोगों का ये एक सपोर्ट है और ये हम लोगों का पुली है जिसमें कि एक 1 kg है और एक 2 kg है। हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, तो दिक्कत इसमें निकालिए। तो एवरीवन ऑनलाइन, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं आप लोगों को भी ये सवाल करना है। हर्ष, विकास, एवरीवन। वीना, रिया, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है ना? Yes, sir. Okay, try to solve this question. लॉज ऑफ मोशन आप लोग ऑलरेडी करके रखे हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ इसमें कोई फोर्स लगेगा, कितना लगेगा इसमें 20 न्यूटन। इस तरफ कितना आ जाएगा ठीक, यहाँ पर भी हम लोगों को क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। क्या होगा 10 न्यूटन। कोई दिक्कत इसमें जी? हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तब का ये बात है। अच्छा, इसका मोशन ऑब्वियसली इस साइड होगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे 20 - t इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन। कोई समस्या इसमें 20 - t इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के आधार पर क्या ये इक्वेशन बना सकते हैं? अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है ऊपर की ओर जा रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऊपर का जो फोर्स
डीसी का फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं T minus 10 is equals to acceleration। कोई समस्या इसमें? अच्छा, अब हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, या तो T और T को कैंसिल कर दें या फिर A और A को कैंसिल कर दें। अच्छा, हम ये ऑप्शन लेते हैं कि इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग यहाँ इसी इक्वेशन को आगे अगर हम लोग बढ़ाएं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 minus t is equals to 2a, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2t जो कि प्लस में है एंड minus 20 is equals to 2a। कोई समस्या इसमें? अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का माइनस और ये प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोगों का ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हम लोगों का निकल के आ रहा है -3t एंड ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा क्या 40। तो ये 40 अगर उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा -40। तो ये हमारे पास आ गया -40, माइनस और माइनस कैंसिल, t निकल के आ गया कितना 40/3 न्यूटन। आया ना? कोई समस्या है इसमें? इसमें कोई दिक्कत? जितने भी ऑनलाइन है और जितने भी ऑफलाइन है, आप सारे स्टूडेंट, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर एक आंसर आ रहा है 10/3 सर। टी का आंसर आ रहा है 10/3। टी नहीं सर, ए सेंटर ऑफ मास सर। एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ रहा है 10/3। 10/3 यस सर। तो हर्ष के पास ये आंसर आ चुका है एक्सप्रेशन का 10/3। बाकी लोग सारे लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको? यस सर। हाँ बिना, कितना आपका है आंसर? सर 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को चेक करें तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू निकल के आ गया 40/3 न्यूटन। अच्छा, अब इसको पूरा सिस्टम अगर हम लोग बना दें, इस पूरे को यदि हम लोग एक सिस्टम बना दें, अलग इंडिविजुअली हम लोग सर मेरा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है सर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में 10/9 सर। 10/9 आ रहा है। यस। ये विकास का है, ये हर्ष का है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 20 + 10 - 2t is equals to mass into acceleration of center of mass। yes or no? हर्ष एंड विकास, बिना, क्या ये इक्वेशन सही है? आप लोगों को ये चीज समझ में आया है? यस सर, यस सर। यहाँ पे 20 गलत है सर इक्वेशन वाला। ये भी नीचे की ओर है, दोनों ही एक डायरेक्शन में है तो दोनों प्लस हो गया एंड माइनस ये t और ये t दोनों को बैलेंस कर रहा है एक साइड में 2t। क्या बैलेंस कर रहा है 2t। तो निश्चित रूप से हमारे पास 20 + 10 - 2t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई समस्या इसमें? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 20 + 10 means 30। हाँ, 30 - 2 into 40/3 and is equals to 3 acceleration of center of mass। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 30 - 80/3 and divided by 3 means 3 and यहाँ आ जाएगा 9 is equals to acceleration of center of mass। वैल्यू बताइए तो इसका क्या होगा
जल्दी बताइए क्या होगा इसका वैल्यू, फ्रैक्शन में बता दीजिए, फ्रैक्शन में 80/9 कितना आएगा वैल्यू, Ten by nine, sir. 10/9, sir. 10/9, Yes, sir. so that should be the answer. Sir, acceleration center of mass is equal to equal to क्या हुआ, sir. ठीक है ना? Yes, everyone, Harsh and Veena, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे? सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सर वैसे भी निकाल सकते हैं ना, m1 a1 plus m2 a2 by m1 plus m2 सर। हाँ ठीक है, सर अलग अलग का एक्सेलरेशन निकाल के बनाए थे, पता नहीं सर कहाँ गलत हो रहा है। एक बार चेक कीजिए, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, आप गलत नहीं हैं। सर एक एक्सेलरेशन सर अपोजिट डायरेक्शन में भी है सर, इसीलिए माइनस। क्या बोले, एक्सेलरेशन सर दोनों का सर अपोजिट है ना सर, इसीलिए माइनस कर देते हैं तो आता है आंसर। हाँ लेकिन वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना जो हर्ष बता रहे हैं। यस सर। प्लीज क्रॉस वेरीफाई, आप लोगों के सामने ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। मोड अबाउट लॉज ऑफ मोशन एंड डेज अबाउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया ये चीज? निक में 100% 100% मींस रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत बार हम लोगों का ये रहा है मेन फोकस में। नीट में 2-3 चीज तो आपको ध्यान रख लीजिए, केटीजी समझ गया सर, समझ गया। 10/9 ही आएगा सर। 10/9 आएगा ना? यस सर, 3 into 3 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे सर। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। कौन टॉपिक पर बता दीजिए सर। केटीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिक्स पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको फिर से इसको पूरा डिटेल करेंगे। नाउ हम लोग अभी देखे लॉज ऑफ मोशन पर इंटीग्रेट किया गया, सेंटर ऑफ मास से एक शानदार सा सवाल बन गया। एक सवाल हम ले लेते हैं, उस मोशन एंड ग्रेविटी से ले लेते हैं, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन से आप बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन से भी ले सकते हैं। आप लोग जो है वो उस पे दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक टावर है, दिस इज अ टावर, और टावर का हाइट है आप लोगों को दिया हुआ, टावर का हाइट दिया हुआ है 90 मीटर, एंड इधर से हम लोगों को एक बॉल प्रोजेक्ट किया गया, इधर से हम लोगों को एक बॉल प्रोजेक्ट किया गया। ये बॉल जो प्रोजेक्ट किया गया है इसको हम लोग बोलते हैं ए, और इसको हम लोग बोलते हैं बी। ये हम लोगों का 1 kg है, ये हम लोगों का 2 kg है, और ये जो नीचे आ रहा है ये 200 मीटर पर सेकंड। कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? इसको हम लोग बोल देते हैं 100 मीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग बोल देते हैं 50 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? ये ड्रॉप नहीं किया गया है, दिस इज नॉट अबाउट ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब छोड़ दिया जाएगा, वहां पे वेलोसिटी होगा सर। नहीं समझे बात को? बॉल जो है वो ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया, ठीक? किसी एक इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, किसी एक पल का बात कर रहे हैं, उस पल का बात कर रहे हैं जिस समय की बॉल की गति है 50 मीटर पर सेकंड, और नीचे से हम लोग एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया जो कि 100 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया ये पॉइंट? समझ में आ गई ये चीज? अब क्या? इस मोमेंट को हाँ
वो एक मूवमेंट है जिस मूवमेंट का हम बात कर किसी एक इंस्टेंट पे एनी इंस्टेंट वो जल्दी स्टार्ट हो गया at any instant ये सब चीज लिखने का कोई जरूरत है क्या? at any instant के बाद ये सारा चीज हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप लोगों को ये सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ सर आवाज आपका बहुत कम आ रहा है। क्या हुआ? आपका आवाज बहुत कम है। अब आवाज आ रही है क्या मेरी? अब आवाज आप लोगों को सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर, मतलब थोड़ा कम आ रहा है। कम आ रहा है। अच्छा धीरे धीरे करके जो है वो साउंड बढ़ता चला जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी एक इंस्टेंट में B जो ऑब्जेक्ट है जिसका 2 kg वजन है वो 50 मीटर पर सेकंड से नीचे है और ये नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से और ये है A = 1 kg, ये B = 2 kg है। बोला ये जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये इस चीज का फॉर्मूला हम आप लोगों को यहां पर चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इस चीज को निकालिए। स्मॉल का भी सर पॉपुलर इस पिलर का तो दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों का अपने तो सेंटर ऑफ मास होगा ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है, मतलब हाइट कितना होगा। सबसे पहले तो आप लोग ये पता कीजिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? m1 plus m2 v2 by m1 plus m2 is equals to m1 v1। m1 कितना है? उसको m1 मान लीजिए 2 into v1। v1 कितना नीचे की तरफ आ रहा है? -50 प्लस m2 ऊपर की तरफ जा रहा है 1 into 100 by m1 plus 1 plus 2 is equal to 3। कितना हो गया? 0/3 आ जाएगा सर। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मतलब अगर इसको 200 दिया जाए तो ये 200 हो जाएगा ना, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड। इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नीचे की मतलब पॉजिटिव ठीक है। कोई समस्या इसमें समझ में आ गई ये चीज? पहले क्या हो रहा था कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हो जाता था, यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी रेस्ट में
तो वो वाला जो चीज है वो दूसरा ही कंडीशन हो गया, वो भी एक केस हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास आप लोग निकालिए कि कितना हाइट का है विद रिस्पेक्ट टू ए कर, कहां पे, वहां पे सर यहां पे हर्ष विकास आप लोगों को ये चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। I am just trying to give you one of the example जिससे कि आप लोग ये चीज समझ पाए कि हम क्वेश्चन क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 200 मीटर पर सेकंड है, तो हम लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया 100/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पर तो होगा और y डायरेक्शन में ही होगा, तो y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप लोगों को बताया था कि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि होगा तो सामने वाला का मास इनटू दोनों के बीच का दूरी अपॉन m1 + m2, तो सर मैक्सिमम हाइट सर 55.5 मीटर आ रहा है सर, मैक्सिमम हाइट 55.5। यस सर, उतना ही क्या अप्रोक्स आ रहा है सर। 55.5 आ रहा है आप लोगों को। ओके लेट्स सी, इधर से हम लोग गए तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 50 * 90/3 इज इक्वल टू 4500। M1 सामने वाला का 2 * 90 एंड अपॉन 2 * 90/3। कोई समस्या है इसमें? M2 * R अपॉन M1 + M2, यस और नो, सामने वाला का मास 2 इनटू दोनों के बीच का दूरी 90 अपॉन M1 + M2, क्लियर है पॉइंट? तो हम लोगों के पास क्या ये कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। कोई समस्या है इसमें? तो कहने का अर्थ यह है कि जब ये दोनों रेस्ट में था तो कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था कितने दूरी पे 60 मीटर पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी चला तो निश्चित रूप से इसका सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट कहीं और भागेगा, हाँ या ना? तो निश्चित रूप से 55.5 तो नहीं आ सकता है, ये तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या हो जाएगा एज ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या होता है u²/2g, हाँ या ना? u² कहां से लेंगे हम लोग 100/3, 100/3 का होल स्क्वायर 2g, यानी कि 60 + 100/3 का होल स्क्वायर एंड अपॉन 2g, जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। सर वहां पे M1 मानेगा 1 और M2 मानेगा 1। हाँ यस हर्ष एंड विकास आपका आंसर था 55.5। यस सर, उतना ही था सर, मेरा भी सर। क्या बोले? सेम था सर, बोल रहे थे। ये चीज समझ में आ गया ना आप लोग को? आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है ना? सर H0 कैसे निकाले सर, नहीं समझ में आया। H0 जो है वो हाइट है जो कि सेंटर ऑफ मास में ऑलरेडी था। कहने का अर्थ ये है कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और यहाँ पर, और ये किसी एक डिस्टेंस का बात हो रहा है, इधर से कोई एक वेलोसिटी है और इधर से कोई एक वेलोसिटी है, ठीक है। तो जिस समय ये वेलोसिटी का इंस्टेंट जो पल का ये बात हो रहा है उस समय सेंटर ऑफ मास तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा,
यस सर। तो वहां पर जहां पर ये सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका दूरी हम लोग निकाल ले रहे हैं ए से। तो ए से यदि हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बी का मास लेंगे, इस दोनों के बीच का दूरी r यदि है तो r से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? यस सर। अब ये जो हाइट है ये हम लोगों का ऑलरेडी था जब ये दोनों इस इंस्टेंट पे था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों अपने वेलोसिटी से चला 50 से। जैसे ही ये चला तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कहीं तो ऊपर लेके गया इसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हैं क्या? वीबी को स्टॉप कर दिया जाए, वीबी को 0 कर दिया जाए तो वीए जो है वो आपको, अगर मान लीजिए कि पहले 100 था और इधर इसको ये 200 था ना, ये 200 था और इधर से मान लीजिए कि ये 50 था, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यदि हम रेस्ट कर देंगे तो ये 50 जो है वो 0 बन गया और अब जो वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50। रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा फिर 200 प्लस 50, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गया ना, 250 हो गया ना। तो निश्चित रूप से इसका जो वेलोसिटी है वो पहले जो हाइट था उससे ज्यादा ही हाइट लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कोई समस्या आप लोगों को? सर 2G वो वाला पेज जाएगा अभी। सर 2G कहां पे है? स्मॉल बोल रहा है हाइट का फार्मूला हो गया। हां ये सर क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुका है? विकास हर्ष, यस सर। वीना, रिया, यस सर। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख चुके हैं ना आप लोग? ये हाँ तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अब बात करेंगे इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। इसको हालांकि हम आपको इसका याद करने का टेक्निक बता देंगे ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। और उसके बाद आप लोग जो है वो एक दो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। रेस डेरिवेशन आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए ताकि, क्योंकि डेरिवेशन वाला पार्ट ऐसा है जो हम आपको याद कराएं तो याद हो जाए, गलत बात है। आप लोग का खुद इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए तो आपके दिमाग में रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन का जो पार्ट है इसमें दो बॉडी का हम लोग खुद देखेंगे और बाकी 4-5 जो हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं बना तो हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई समस्या है इसमें? अच्छा, ये याद कैसे करना है, फॉर्मूला आप लोगों को है।
ये याद कैसे करना है, इसमें कुछ ट्रिक है जो आपको याद करके रखिए, बाकी तो काम कर जाना है। ये हो गया सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। कोई समस्या है इसमें? सिनेमा टाइम और स्पेस इतना तो आपको याद रहेगा, इतना मान जरूर दो। इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं आने जा रहा है, इतना हम श्योर हो चुके हैं। क्या है? सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन एंड श्रीदेवी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ से शुरू कीजिए, 2 3 4 2 3 4 4 3 2। समझ में आ गया? 2 3 4 4 3 2। एंड यहाँ आपको जो चीज याद करना है वो है पाई 8 3 पाई, पाई 8 और 3 पाई, बस ये आपको याद रखना है। अब आप लोग समझते जाइए क्या है कॉनिकल बॉडी, कॉनिकल ऑब्जेक्ट, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो h/2 होगा। क्लियर? ट्रायंगुलर लेमिना, इसका हम लोगों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो h/3। ठीक है? हेमिस्फेरिकल जो हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, होलो हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसका आपको सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो वो हम लोगों के पास आ गया क्या? r/2। क्लियर है? फिर सेमी सर्कुलर रिंग, इसका हम लोगों का सेंटर ऑफ मास 2r/5। ठीक है? सॉलिड डिस्क 3r/8। इज दिस क्लियर? सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब ये होलो हेमिस्फीयर है, ये सॉलिड हेमिस्फीयर। इट इज क्लियर? और ये हम लोगों का सॉलिड डिस्क हो गया, इसका आ गया 4r/3π। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये आप लोगों को फॉर्मूला है, बेसिकली डेरिवेशन यही करने वाला है। तो डी क्या है सर? डी हो गया डिस्क, सॉलिड डिस्क। सर टी क्या है सर, एक बार सबका बता दीजिए ना सर। इसका हो गया ट्रायंगुलर लेमिना। सी वाला सर आर क्या है सर? कोई दिक्कत इसमें? आप सारे लोग लिखिए इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप लोगों के पास दिमाग में रखने का ट्रिक बताए क्यों है, इसके पीछे रीजन है। ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लीजिएगा, एवरीथिंग। ठीक है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आगे आगे वाले समय में। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द फार्मूला। तो ये थोड़ा मूवी स्टाइल में आप लोगों के दिमाग में रहेगा। मूवी तो है।
इसमें और मजा ला दे क्या? अगर मान लीजिए कि ऐसा हम लोग करते हैं, हाँ इसमें ऐसा करते हैं, ये हो गया ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है, और इस ट्रायंगुलर लेमिना के साथ हम लोग जोड़ देंगे डिस्क। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया ये चीज? अब क्या हुआ, ट्विस्ट आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन पहले ही हम आपको इजी कर दिए ताकि आप लोगों को डेरिवेशन जो है वो हेवी नहीं लगे, समझ जाइए, याद रहेगा तो आप लोगों को इंटरेस्ट जगा रहेगा आगे समझने में। अब हम लोगों के पास यहाँ पर डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क के साथ यहाँ पर क्या आ गया, कॉनिकल नहीं, ट्रायंगुलर लेमिना, तो ट्रायंगुलर लेमिना भी 2 डायमेंशनल हो गया और डिस्क भी 2 डायमेंशनल हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया गया। कॉनिकल के साथ क्या आ सकता है, सॉलिड हेमिस्फीयर। मेरी बात समझ में आ रही है, हम आपको क्या बता रहे हैं, कॉनिकल बॉडी जो है वो 3 डायमेंशनल है ना, और उसके साथ हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर को अटैच कर सकते हैं, इट इज क्लियर? तो हम लोगों के पास क्या है कि अगर हम आपको बताएं कि इसमें और इसमें हम लोगों का, आपको ये पता है सेंटर ऑफ मास का दूरी क्या है, और इसका भी आप लोगों को पता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम आपको बोले कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका क्या बताओ, सेंटर ऑफ मास बताओ। यदि यहाँ पर इसका जो बॉडी है, इसका वजन जो है वो अगर 5 kg है और इसका वजन जो है वो आपको मान लीजिए कि 3.5 kg है, तो आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है? क्वेश्चन बना कि नहीं सॉल्व? क्वेश्चन बन गया ना? अभी हम लोगों के पास है, हम आपको क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोग ये चीज का फील ले लीजिए पहले, बाद में आप लोग आएंगे डेरिवेशन वाले पार्ट पर, तो थोड़ा इस चीज को समझते हुए चलेंगे। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंपोजिट बॉडी। सर 5h/3 plus 4r plus 4r by 5 plus 5 D because बताइए क्या सर वही दम हर्ष, वीना, आप लोग भी बताइए आंसर। आलिया, दिव्या, रिया, रोशनी, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। समझ में नहीं आ रहा। 5h/3 plus 4r upon समझ 5 में नहीं plus आ 2 रहा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि होगा, एक का मास यदि m1 होगा, दूसरे का मास यदि m2 होगा, और दोनों ही के बीच में जो दूरी होगी, वो दोनों ही के बीच में जो दूरी होगी वो यदि आपको पता होगा r है, तो सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। निकाल सकते हैं। तो m1 में यदि दूरी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, m2 into r by m1 plus m2, हाँ या ना? M1 plus M2. M2. कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है? Yes, sir. दिक्कत है? No, sir. चलिए अब आप यहाँ पे आ जाइए और हम आपसे पूछते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना? नो सर। ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है? h/3। तो यहाँ से निश्चित रूप से ये कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास? h/3। कोई समस्या है इसमें? और यहाँ से सेंटर ऑफ मास इसका कितना दूरी पर है? 4r/3π। कोई समस्या है इसमें?
क्या हम बोल सकते हैं एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ है, एक मास का वजन है 5 केजी, एक मास का वजन है 3 केजी। कोई समस्या है इसमें? और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? इन दोनों के बीच का दूरी है h/3 प्लस 4r/3 पाई। क्या अब क्वेश्चन बनाना आसान हो गया है? अरे हाँ या ना? यस सर। सामने वाला का मास इनटू दोनों के बीच का दूरी, सामने वाला का मास 3 पाई इनटू दोनों के बीच का दूरी अपॉन 5 प्लस 3 पाई। यही आप लोगों का आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है ये चीज? क्या इस प्रकार का अगर क्वेश्चन इसको बना मिला के बने, इसको मिला के बने, आप लोग सब तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें? बन सकता है या नहीं बन सकता है? ऑनलाइन एग्जाम जितने भी हैं सारे Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? हर्ष, विकास, सर इसका मास कितना है सर? मास कितना लिखें? इसका मास लिखा हुआ है 3 पाई केजी, 3 पाई, और इसका मास लिखा हुआ है 5 केजी। ओके सर। सॉलिड हेमिस्फीयर है कि सर हॉलो हेमिस्फीयर लेना है सर? क्या हुआ? सॉलिड वाला लेना है सर कि हॉलो हेमिस्फीयर लेना है किसमें? सर? जो अभी बोले सर आगे वाला क्वेश्चन में। नहीं, हम आगे बोल रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये सवाल आप लोग बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट को मिला के कंपोजिट बॉडी बना दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं या नहीं? यस सर। तो वो भी एक प्रकार का सवाल जो है वो हो गया सेंटर ऑफ मास का। कोई दिक्कत इसमें? आवाज आप लोगों को आ रहा है? ये चीज क्लियर है आप सारे लोगों को? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ एक तो हम लोग डेरिवेशन करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और आप लोग उसी पैटर्न पे आगे चल के सारा का सारा क्वेश्चन बना सकें। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं मास डेंसिटी के बारे में। इसके बारे में मास डेंसिटी, तीन प्रकार का मास डेंसिटी है। एक है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बोला ये जाता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, of any one dimensional object is called as linear mass density. Mathematically lambda is equals to mass upon length. कोई समस्या है इसमें? सेकंड इज सुपरफिशियल या फिर सरफेस मास डेंसिटी। पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट भी है सर। हाँ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। मास पर यूनिट एरिया
वो एरिया जिसमें कि मास है, वो एरिया जिसमें कि मास है। मास पर यूनिट एरिया ऑफ एनी object, two-dimensional object is called as surface mass density mathematically sigma is equals to mass upon area and SI unit is kg per meter square। और लिखने से पहले इस चीज को समझ लीजिए which contains mass का अर्थ क्या है। अगर मान लीजिए कि हम लोग रिंग का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग रिंग का बात कर रहे हैं तो इसमें दो प्रकार का एरिया है। एक एरिया जो आप लोग देख रहे हैं यानी कि इंक्लोज्ड एरिया, हमको इंक्लोज्ड एरिया से कोई लेना देना इसमें नहीं है। इसमें हमको लेना देना बस उस एरिया से है जो एरिया में मास है। यानी कि अगर रिंग का बात करें तो रिंग में मास कहाँ है? सर्कमफेरेंस में। इसमें है सर्कमफेरेंस में, कोई समस्या है इसमें? और उस सर्कमफेरेंस को यदि हम खोल दें, यदि उस सर्कमफेरेंस को हम लोग खोल दें तो हमारे पास ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई r। क्या लेंथ हो जाएगा? 2 पाई r। और इसका कुछ तो थिकनेस अगर हुआ उसको अगर हम मान लें t, तो इसका बेसिकली जो हम लोग एरिया लेंगे वो क्या लेंगे? 2 पाई r into t। कोई समस्या है इसमें? क्लियर है पॉइंट? आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर आप पाई r स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? इसमें हम लोगों को वो एरिया लेना है जिसमें कि मास है, हमको वो एरिया नहीं लेना है जिसमें कि एरिया इनक्लोज्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखे हैं विच कॉन्टेक्स्ट मास। सर सर्कमफ्रेंस जो है सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r और एरिया इनक्लोज्ड जो होता है वो हो जाता है पाई r स्क्वायर। तो हम लोग को पाई r स्क्वायर से लेना देना until and unless ये सॉलिड डिस्क ना हो। अगर मान लीजिए कि एक डिस्क होता, डिस्क का मतलब हॉलो नहीं, डिस्क होता ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, इसको यदि हम बाहर निकाल दें, अगर ये हम बाहर निकाल दें तो ये जो आप बाहर निकालेंगे तो ये एक पतला सा क्या है? डिस्क है ना, हाँ या ना? और इस डिस्क में कहीं पर भी ऐसा है कि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पूरे जगह पे मास है। ये और रिंग में अंतर है या नहीं है? इसमें और रिंग में अंतर है ना? तो ये रिंग में आपको मास में आपको दिख सर्कमफेरेंस में, इसमें मास थ्रू आउट है। कोई दिक्कत इसमें? जब थ्रू आउट है इसका मतलब यहाँ पे हम एरिया ले सकते हैं पाई r। कोई दिक्कत इसमें? इसमें हम लोग लेकिन नहीं ले सकते हैं। इट इज क्लियर? इसमें हम लोग सर्कमफेरेंस के आधार पे ही लेंगे। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, wherever there will be the mass, we are discussing about that particular point only. It is clear? समझ में आ रहा है ये सारे चीज आप लोगों को? ऑनलाइन देखने भी आप लोगों को? Yes, sir. All right, so now let us move to the next part. लिखिए जल्दी। Yes, sir.
Now we are moving to the next part, and next part is about cubical mass density. Cubical mass density. What is cubical mass density? Mass per unit volume. Mass per unit volume of any three-dimensional object. Of any three-dimensional object is called as cubical mass density. इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स SI यूनिट इज kg per मीटर क्यूब. कोई समस्या है इसमें? अच्छा, यहाँ पर भी वही वाला बात है. मास जहां पर है हम लोग उसी का बात करेंगे. The volume of that part where mass is there. For example, ये हम लोगों का hollow hemisphere है. ये हम लोगों का hollow hemisphere है. ये हम लोगों का hollow hemisphere है. हम बोलेंगे इसमें मास कहाँ है? तो मास बस इसके सरफेस एरिया पे है, राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? और इस सरफेस एरिया में यदि हम लोग रेडियस या फिर लेंथ को गुना करते हैं तो हम लोगों के पास ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम. कोई समस्या है इसमें? तो हम लोग इस प्रकार से इसका कंडीशन निकालते हैं. ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो चुका है. नाउ सेकंड पार्ट पे आ जाइए. सबसे ऊपर चल रो. इससे कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला हाँ है ना. मैथमेटिकली rho is equals to mass upon volume. क्लियर है पॉइंट? ये हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बेसिकली थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे क्यूब, जैसे कि कोन, जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि सॉलिड स्फीयर, जैसे कि हेमिस्फीयर. आर यू गेटिंग? इस प्रकार का कोई भी बॉडी के लिए हम लोग रो लेंगे. ठीक है, डिस्क हो गया, सॉलिड डिस्क. इस प्रकार का किसी भी बॉडी के लिए हम लोग क्या लेंगे? टू डायमेंशनल. चाहे आप लोगों को ट्रायंगुलर प्लेट, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? टू डायमेंशनल, यानी कि सिग्मा. इट इज क्लियर? और कोई अगर रॉड होगा, लंबा सा लोहे का रॉड, तो उसमें हम लोग क्या लेंगे? लैम्डा. इट इज क्लियर? कोई समस्या इसमें नहीं है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री मास. और ये एलिमेंट्री मास जो है ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक टॉपिक है जिसको हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्टली चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं. इट इज क्लियर? ये जो डीएल मास है, ये डीएल मास बेसिकली क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम लोग ले लें, जैसे कि हम लोग अगर रॉड ले लेते हैं, हम लोग यदि एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है ना. और ये जो है ये पूरा का पूरा कितना दूर है? लंबा है, मान लीजिए कि 1 मीटर. कितना मीटर? 1 मीटर लंबा है. ठीक है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक दूरी पर जाकर, कितने दूरी पर जाकर? एक दूरी पर जाकर एक dx एलिमेंट ले लेंगे. क्या ले लेंगे? dx एलिमेंट ले लेंगे. फिर से समझिए, 1 मीटर का ये रॉड है. ये 1 मीटर के रॉड में यदि हम लोगों को df मास निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक दूरी पर जाएंगे
और dx एलिमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? dx एलिमेंट। अब इस dx एलिमेंट का जो मास होगा, इसका जो मास होगा, इसी को हम एलिमेंट्री मास कह रहे हैं। इट इज क्लियर? इसी को हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री मास। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री मास। तो एलिमेंट्री मास निकालना है तो हम लोग पहले चेक करेंगे क्या ये वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल। तो ये चेक किया, हमको पता चल गया ये कौन सा डायमेंशनल है? वन डायमेंशनल। कौन डायमेंशनल है ये? वन डायमेंशनल। तो इसमें कौन सा डेंसिटी वर्क करेगा? रो, सिग्मा या लैम्डा? लैम्डा वर्क करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोगों को डीएम मास निकालना होगा तो हम लोग उसके डेंसिटी से इसके लेंथ को गुना कर देंगे। इट इज क्लियर? उसके डेंसिटी से इसके लेंथ को गुना कर देंगे, हमारे पास डीएम मास निकल के आ जाएगा। इट इज क्लियर? कोई समस्या है इसमें? नो सर। अब हम लोगों के पास जो है वो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला यदि हम लोग को लिखना होगा तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या लिखाएगा? सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इसमें हम लिखेंगे x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू x m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 होता है। यहां पर हम लोग क्या किए? dm मास, m के जगह पे यहां पर dm इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास से ओरिजिन का दूरी x है। सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास से ओरिजिन का दूरी कितना है? x है। तो ये हम लोग इसमें गुना कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास डीएम मास। इट इज क्लियर? ये हम लोगों का फार्मूला बन जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ये x कोऑर्डिनेट का है तो y कोऑर्डिनेट का कैसे लिखना है वो आप लोग जानते हैं? z कोऑर्डिनेट का कैसे लिखना है ये भी आप लोग जानते हैं। कोई समस्या है इसमें? ये आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, उस तरीके से आप लोग करते चलेंगे जैसे भी करना है। जितने ऑनलाइन एलिमेंट्स हैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है? सर Yes, sir. अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हो गया ना सर? अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े। सर हो गया ना अब? रहने दे यहाँ पे। देखिए कोई ये कंफर्मेशन में ऐसे कि हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। खैर कहने का अर्थ यह है मेरा कि कंफर्मेशन का बात नहीं है, हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये क्योंकि पॉइंट आगे बढ़ चुका है, इस पॉइंट से रिलेटेड हम लोग 2-3 चीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों के पास दिमाग में रहेगा। नहीं तो अगले क्लास में हमको फिर से यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आप लोगों को पॉइंट जो है वो क्लियर रखिएगा। तो अगर हम लोग रॉड का निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोगों को सेंटर ऑफ मास जब भी आएगा तो वो y एक्सिस पे आ सकता है क्या? नो सर, इसमें y एक्सिस पे आने का कोई चांस नहीं है। जब भी आएगा तो ऐसे भी नहीं आएगा। हाँ, y एक्सिस पे तब आएगा तो हम लोग ऐसे करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब हम लोगों के सामने जो है वो ये पॉइंट है और इसको हम लोग कह रहे हैं 0,0 और यहाँ से हम लोगों का ये टोटल लेंथ जो है वो l है। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग एक दूरी लिए और एक दूरी पे हम लोग एक एलिमेंट ले लिए। ये एलिमेंट का नाम दिया हम लोग कितना? dx एलिमेंट। तो हम लोगों का dm मास क्या लिखा है यहाँ पे? dm मास लिखा जाएगा लैम्डा इनटू dx। कोई समस्या इसमें नहीं है? और लैम्डा dx मास का जो सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन का दूरी है वो कितना है? x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? xcom। ycom निकालने का कोई जरूरत इसमें है ही नहीं। xcom इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
लैम्डा इंटू dx और इसमें हम लोग क्या तुलना कर देंगे x कहां से कहां 0 से लेकर l तक ये dx एलिमेंट जो है वो हर एक पॉइंट पे है आया ना ये dm मास जो है वो यहां भी है यहां भी है यहां भी है इतने अनंत dm मिलकर एक कंप्लीट एक बना है आया ना तो ये हम लोग जो है Yes, वो sir. 0 से का बात की समझ में आ गया ये चीज एंड अपॉन टोटल मास यानी कि dm मास कोई समस्या इसमें नहीं है अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं अच्छा लैम्डा यहाँ पर क्या है लैम्डा लैम्डा हो गया m by l लैम्डा क्या हो गया m by l मास पर यूनिट लेंथ तो यहाँ पे लैम्डा हो गया m by l तो हम लोग वहां पर लिख सकते हैं नीचे में dm मास को इंटीग्रेट किए dm मास को इंटीग्रेट किए तो लैम्डा इनटू dx लैम्डा बाहर आ गया dx को हम इंटीग्रेट किए फ्रॉम 0 टू l कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो हम लोग का सेंटर ऑफ मास कैसे निकल गया l/2 इट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू अब अगर मान लीजिए इसको पिलर बना देंगे अगर इसको हम लोग पिलर बना देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा h/2 नहीं समझे ये अभी l/2 है क्योंकि इसको हम लोग लिटा के रखे हैं अगर इसको लंबा कर देंगे तो लेंथ ही तो हाइट बन जाएगा हाँ या ना तो l/2 की जगह पर फिर क्या हो जाएगा h/2 कोई समस्या है इसमें तो इस तरीके से हम लोग जो है वो लॉजिक भी लगाएंगे फार्मूला भी लगाएंगे ताकि हमारा जो चीज है वो एकदम से क्लियर हो ट्रांसपेरेंट ठीक है फिर आज यहाँ तक आप लोग रहने दीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट Thank you, sir. पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. थैंक यू सर। क्या बोले सर बंद कर दें नीचे